नाजरीन, इंडिया आई न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम जोड़ा साखू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जनाब विवेक गुप्ता से बात करने आए हैं। उनकी जीत पर हम अपनी टीम की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि बंगाल में पहली बार 3 से 77 तक बीजेपी पहुंची है। क्या बंगाल के लिए ये अच्छी बात है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद, दीदी और अभिषेक के भरोसे ने और हमारे जोड़ा साकू के लोगों का प्यार और खासकर तृणमूल के एक एक कर्मी जो जोड़ा साकू में है, उनके कठिन मेहनत परिश्रम से ये जय हुई है। आपके माध्यम से उन सबको धन्यवाद और नमस्कार और प्रणाम देना चाहूँगा। ये बीजेपी के बारे में जो आपने सफर कहा है, चीज आपको माननी पड़ेगी कि पॉलिटिक्स और जीवन में वैक्यूम नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई 100 का आंकड़ा है और हम 60 पर हैं, तो कोई दूसरा 40 होगा ही होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि भाई ये कांग्रेस लेफ्ट उस खत्म हुआ और उनकी जगह बीजेपी ने ले ली। तृणमूल 294 में 294 तो हो नहीं सकता था। हमारी इच्छा रहती है, हमारी मेहनत रहती है। कुछ लोग कभी कभी होता है ना, लोग वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कुछ गलत चीज चख लेते हैं। उसी चखने का नतीजा ये 77 हुआ। बट मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो अगली बार जब चुनाव होगा तो लोग अपना टेस्ट बदल के 77 को वापस 3 पे ले आएंगे। बीजेपी को एक खास तबका फासिस्ट पार्टी समझती है। आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं इन सब टिप्पणी से थोड़ा दूर रहना चाहूँगा। बीजेपी एक सेंट्रल पार्टी है, सम्मानीय पार्टी है, मगर विचारधारा गलत है। और सबसे बड़ी तो ये है कि वो दूसरों पर तुष्टीकरण की इल्ज़ाम लगाती है, बट खुद सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण वो खुद करती है। और वो पूरे देश को, देश के लोगों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास नहीं करती, इसीलिए इसी नतीजे पर पहुंची। आज़ादी के बाद सर पहली बार बंगाल असेंबली में खास तौर से कांग्रेस और सीपीआईएम पार्टी के एक भी उम्मीदवार नहीं जीते हैं। इसकी वजह आप क्या बताएंगे? मैं आपका सवाल एक बार दोहराइएगा, मैं सुन नहीं पाया। कांग्रेस में बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार इस बार असेंबली में एक भी कांग्रेस और सीपीआईएम के एमएलए नहीं पहुंचे हैं। आखिर इस इतनी बड़ी नाकामी की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि कांग्रेस और सीपीएम जो है वो बीजेपी की बी टीम होकर काम कर रही है। उन्हें चुनाव से या लड़ाई से कोई मतलब नहीं। और उन्होंने कैंडिडेट भी और जगह ऐसे दिए थे जो तृणमूल को नुकसान पहुंचाते, बीजेपी को एकदम नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसलिए लोगों को उनका खेल समझ में आ गया था और लोगों ने उनका खेल खत्म कर दिया। अब टीएमसी के लिए 5 साल हाउस चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मुश्किल नहीं होगा। बीजेपी के 77 है, हमारे 200 से भी ज़्यादा। आपको ध्यान होगा कि हम लोग बीजेपी से 3 गुना ज़्यादा फोर्स में है। उनका एक आदमी एक आवाज़ देगा तो हमारे यहाँ से 3-3 आवाज़ें उठेंगी। आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेजोरिटी और माइनॉरिटी वोटर्स के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, नौकरियाँ, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, यहाँ की संस्कृति, इस पे काम करना चाहूँगा। तीसरा साफ सफाई और ट्रैफिक पे। बट इन सबसे पहले अभी ये सारा काम रुका हुआ है। अभी हम लोग सिर्फ कोविड से लड़ने के लिए, लोगों तक वैक्सीन पहुँचाने के लिए और ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं हो, उसके काम में ध्यान में लगे। नंदीग्राम में दीदी की पहले जीत होती है, उसके बाद हार होती है। आप इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कितना जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है इस चुनाव में, उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि उसने एक बहुत फेयर रोल नहीं प्ले किया। कई जगह उनकी जो पक्षता है वो दिखने को मिली और कई जगह शिकायतों के बाद भी हमें रिलीफ नहीं मिला और कई शिकायतों पर जवाब भी नहीं हुआ। हमारा खुद का वो पोर्टल इलेक्शन कमीशन में जहां हम लोग शिकायत चलाते हैं, वहाँ खुद ही लिखा हुआ है कि उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन के जो तौर तरीके हैं
और जो आर्टिकल 324 जिसके अंतर्गत वो चुनाव कराते हैं, इसकी एक बार एक रिव्यू, एक समीक्षा होनी चाहिए। कोविड के दौर में सर बंगाल में 8 फेज में इलेक्शन, क्या ये नाइंसाफी नहीं है बंगाल के लोगों के लिए? देखिए, नाइंसाफी तो जरूर थी, हम लोगों ने तो चिट्ठी और पत्र भी लिखे, मगर अहंकारी लोग जो हैं अपने घमंड में इतने चूर थे कि उनको ये नहीं दिख रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, मगर जनता ने वोट देकर उनको जवाब दिया और उनके अहंकार को चकनाचूर किया। इस बार जो इतनी मैंडेट लेकर टीएमसी सरकार आई है सर, क्या आपको नहीं लगता है कि द्वारे सरकार, स्वास्थ्य साथी कार्ड ये बहुत अहम रोल प्ले किया इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मनुष्य क्या चाहता है कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो आम जिंदगी है, उसमें कष्ट कम से कम आए। और ये स्वास्थ्य साथी कार्ड उसमें बहुत बड़ा था कि भाई 5 लाख रुपए तक कहीं भी हॉस्पिटल करा, इलाज करा लो, तो फ्री कर दिया उसके उस मेंटल टेंशन से और परिवार के किसी भी सदस्य का। तो इन सब चीजों से बहुत अच्छा और लंबा असर पड़ा है लोगों के दिमाग में कि दीदी एटलीस्ट जो बोलती है वो करती है। आपसे एक मेरा आखिरी सवाल है कि इस बार दीदी जो सरकार बनाएंगे, क्या उसमें आपको कोई पोर्टफोलियो मिलेगा? आप उम्मीद रखते हैं कि हाँ कुछ कैबिनेट मिनिस्टर का आप हिस्सा होंगे? आप लगता है आप मित्र होते हुए भी मेरे शुभ चिंतक नहीं हैं, लेकिन सर हम लोग मेहनत करना जानते हैं। दीदी की 200 संख्या पार करने में मेरा एक छोटा सा आंकड़ा है, इसके बाद सब ऊपर वाले के हाथ में है। सब ऊपर वाला जो जैसा मंजिल दिखाएगा, हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में गैर बंगाली करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उनके साथ उनके बीच में काम करना, उनके लिए काम करना है। तो उन लोगों ने तृणमूल की जो बंगाल में जीत हुई है, हमारे हिंदी भाषा भाषी लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि ऐसे ही इनका प्रेम दीदी के ऊपर बना रहे और दीदी इसी तरह जीतते जीतते आगे बढ़े। सर, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी वोट की बहुत अहम रोल रहा है। आप खासतौर से माइनॉरिटी के लिए क्या सोचते हैं, एजुकेशन के लिए और भी हेल्थ के लिए? इस बारे में आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? जैसे कि मैंने कहा, मैं जोड़ासा को जॉब मेला करूँगा जिसमें जॉब पे फोकस रहेगा, और इसके अलावा जो भी माइनॉरिटीज़ की परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, हमारा दरवाज़ा खुला है, मिलकर बात करेंगे, समझेंगे, उसका जो भी रास्ता निकाला जा सकता है वो निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इंडिया आई न्यूज़ को इंटरव्यू देने के लिए। दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे थे एक्स MP और इस वक्त टीएमसी के MLA विवेक गुप्ता को, उनकी बातें हम सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बातें साफ तौर पे वाजे कर दिया है कि वो बहुत हद तक से हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे, लिहाजा हमारी दुआएं उनके साथ है। शुक्रिया विवेक।